अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पंजाब की प्रभारी और डलहौजी की विधायिका आशा कुमारी जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, कोविड-19 को लेकर जिस तरह से महामारी फैली हुई है, हिमाचल प्रदेश धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये जो कोविड-19 जो आया है, ये एक विश्व, जिसको हम पैंडेमिक कहते हैं, पूरे विश्व में इसका फैलाव है और निश्चित तौर पे हिंदुस्तान इससे अछूता नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान के आंकड़े देखें तो अब थोड़े से डरावने आंकड़े भी आने लगे हैं। लगभग 40,000 के करीब पॉजिटिव केसेस पहुंच चुका है और 1200-1300 से ज़्यादा डेथ्स भी हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता तो नहीं है, मगर माँ भगवती की कृपा और ये शिव भूमि है, तो शिव भूमि होने के नाते मेरा ये मानना है कि यहाँ पे अभी उस प्रकोप का वो रूप देखने को नहीं मिला है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आगे क्या होगा इसके बारे में भी है जो है हम निश्चिंत हो जाएं। आगे कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं अब बाहर से अंदर आ रहे हैं, आना भी चाहिए। हमारी भी मांग है कि हर व्यक्ति को अपने घर पहुँचने का सरकार जो है उनको साधन मुहैया कराए, उनको पास मुहैया कराए। मगर जब लोग आएंगे, जो मैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कमी देखती हूँ, देश में भी है पर हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, टेस्टिंग नहीं है। जो लोग आ रहे हैं, हर उस व्यक्ति को टेस्ट करना चाहिए। आज की तारीख में वो आ रहे हैं, उनका टेम्परेचर देखा जा रहा है, जो कि कोई बहुत बड़ा मानक नहीं है, क्योंकि ये रोग हमने देखा है कि असिम्प्टोमेटिक भी है। इसके सिम्टम्स नहीं नजर आते हैं, मगर आदमी पॉजिटिव होता है और कैरियर होता है। तो वो जब घर जा रहा है तो वो जिसके साथ उसका संपर्क होगा वो आगे फैलने का खतरा है। होम क्वारंटाइन में आप रख रहे हैं, पर होम में भी तो लोग हैं, वहां भी घर में भी तो लोग हैं, उनके साथ संपर्क है। जो घर में लोग हैं वो क्वारंटाइन में नहीं है, वो बाहर जा रहे हैं। तो इतने हजारों लोग जब अंदर आएंगे, अगर इनका टेस्टिंग नहीं हुई तो मैं समझती हूँ कि ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि जो भी व्यक्ति बाहर से आता है, जहां से भी आए, देखिए लोग जालंधर से आ रहे हैं, वो हॉटस्पॉट है। लोग पठानकोट से आ रहे हैं, वो भी हॉटस्पॉट है। लोग मोहाली से आ रहे हैं, वो हॉटस्पॉट है। अब लोग महाराष्ट्र और दूसरी जगहों से भी आएंगे। महाराष्ट्र तो कंटेनमेंट एरिया है, हॉटस्पॉट ही नहीं है, कंटेनमेंट एरिया है। महाराष्ट्र से, बॉम्बे से भी लोगों को लाने का आपका आगे आपने ऐसा कहा है कि आप करेंगे। तो जब ये सब कुछ होगा तो मेरा ये मानना है कि प्रदेश सरकार को इस बारे में बहुत ही सजग रह करके टेस्टिंग कराने की जरूरत है। मैम, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहते हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश में एक्टिव फाइंडिंग केस के तहत हर घर को, हर गांव को टच किया है और हर परिवार के सदस्य को जाना है। तो आपको लगता है कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर टेस्ट क्यों नहीं हुए? देखिए, मुझे जयराम ठाकुर जी के बारे में कुछ कहना नहीं है। जयराम ठाकुर जी तो वो मुख्यमंत्री है जिनको दिल्ली से आदेश आते हैं, जो आदेश आते हैं वो आगे दे देते हैं। उनके अफसरों ने उनको ये सिखाया होगा कि आशा वर्कर जाएंगी। क्या एक आशा वर्कर जो कि घर में जाके ये पूछती है आपका नाम क्या है, बोले फलाना जी, आप बीमार तो नहीं है, बोले नहीं जी, अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, वो टेस्टिंग है क्या? टेस्टिंग में और जानकारी पूछने में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, अगर डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है और आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स ही लोगों की सेहत की जांच कर सकते हैं, तो मैं तो समझती हूँ कि डॉक्टर्स की ट्रेनिंग ही नहीं करानी चाहिए। ये तो एक मजाक वाली बात है कि हमने टच किया। क्या टच किया है? क्या किया उन लोगों ने जाके? उन्होंने जाके सिर्फ इतना पूछा महज कि आपका नाम क्या है, आपके घर में कितने लोग हैं, कोई बीमार तो नहीं है। कौन बताएगा इस बात पे? जिस बीमारी का कोई सिम्टम ही नहीं है, असिम्टोमेटिक है, वो कैरियर्स हैं, नहीं है, बीमार है, किसी को पता ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश में टेस्टिंग नाम की चीज ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अपने रोजगार के लिए अदर स्टेट्स में गए हुए हैं। खासकर कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं, तो वो अपने घर वापस आना चाहते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र से भी बहुत सारे लोग हैं और खासकर चंबा जिला से बहुत सारे युवा हैं जो बाहर फंसे हुए हैं। वो अपील कर रहे हैं बार बार कि हमें घर जाना है, लेकिन इसमें सरकार अभी तक कुछ कर नहीं पा रही है। कुछ दिन पहले साइट्स को बंद किया गया था, अब आप क्या कुछ करने वाले इसमें? देखिए, हमने तो सरकार से शुरू से निवेदन किया है कि आप लोगों को पासेस इशू करें। हमने बहुत सारे लोग हम घर लाने में सफल भी रहे हैं। नॉट नेसेसरी कि हमने हिमाचल के थ्रू ही लाए, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में थे, कोई पंजाब में था, कोई हरियाणा में था, कोई कहीं था, तो वहाँ की सरकारों से हम पासेस इशू करा के उनको हमने घर पहुँचाया है। ये ठीक है कि आज ही हिमाचल प्रदेश ने भी एक साइट लॉन्च की है। 2 दिन से इन्होंने बंद कर रखा था, अब एक साइट लॉन्च की है कि जो लोग बाहर हैं वो इस पे रजिस्टर करें। सुबह से मुझे बहुत सारे टेलीफोन आ रहे हैं कि जी ये साइट चल ही नहीं रही है,
ये साइट जो है चल ही नहीं रही है, या जो टेलीफोन नंबर्स टोल फ्री एक दिया हुआ है, कुछ टेलीफोन नंबर्स दिए हुए हैं, ये कोई भी जो है या तो नो रिप्लाई है या इस पे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। जब सरकार को ये मालूम है कि बहुत सारे लोग बाहर है, तो उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि एक साइट ही अगर वो चलाएंगे तो वो साइट क्रैश करेगी। ये मेरे जैसा आईटी में अनपढ़ आदमी भी ये जानता है कि कोई चीज ओवरलोड हो जाएगी तो वो क्रैश करेगी। तो इनको चाहिए था कि ये जिले वाइज जो है वो साइट्स बनाते, कौन से जिले का व्यक्ति बाहर है वो उस जिले में रजिस्टर करे। अब इन्होंने एक सेंट्रलाइज साइट बना दी, वो साइट इनकी चल नहीं रही है। लोगों को लाना भी जरूरी है, मगर मैं फिर ये कहती हूँ कि जिसको भी लाया जाए उसको टेस्ट भी किया जाए और उसको क्वारंटाइन भी किया जाए। मैम, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म इंडस्ट्री है, यहाँ से काफ़ी रेवेन्यू प्राप्त होता है, सरकार को भी जाता है। आप पूर्व में मंत्री रही हैं, आप हिमाचल प्रदेश में जितने भी होटल्स हैं सब बंद हो चुके हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार को इसमें राहत देनी चाहिए? हाँ, मैं बिल्कुल इसमें आपसे सहमत हूँ कि जो होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री एज अ होल, होटल इंडस्ट्री ही नहीं, टूरिज्म इंडस्ट्री एज अ होल, क्योंकि होटल्स के साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी जुड़ी हुई होती हैं। गाइड्स होते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, टैक्सियाँ चलती हैं, बसें चलती हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो रोज़गार जो कि प्रत्यक्ष में नहीं है, परोक्ष में है। तो वो वैसा रोजगार भी टूरिज्म इंडस्ट्री से मिलता है। एक तो मेरा ये मानना है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, जिसपे वो राहत मांग रहे हैं, छूट मांग रहे हैं, वो उनको देनी चाहिए, वो राहत उनको देनी चाहिए। उनके होटल चल ही नहीं रहे हैं। और मेरा ये भी मानना है कि एक और सिस्टम होता है जिसमें कि होटल्स जो हैं वो लीज आउट होते हैं। लीज मनी जो है वो पहले ले लिया गया है, और जो लीज देने वाला है उसने लीज का मनी जो है उस जो मालिक है उससे कर लिया हुआ है, उसका होटल आपने बंद कर दिया। तो उनके बारे में भी आपको कुछ सोचना पड़ेगा। इस तरह से आप एक, मैं कहती हूँ, मध्यवर्गीय व्यक्ति होते हैं ये जो बीच के जो लीज वगैरह पे लेते हैं, इनके बारे में भी आपको कुछ सोचना पड़ेगा। और सरकार को चाहिए कि टूरिज्म इंडस्ट्री को डेफिनेटली छूट दे, कोई ना कोई इनको इंसेंटिव दे, कोई ना कोई इनके लिए पैकेज दे। और टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ साथ आज की तारीख में हमारे जितने टूरिस्ट, हम कह सकते हैं मनाली, कुल्लू, कसौली, डलहौजी, धर्मशाला, पालमपुर, शिमला, इन सब जगहों में एक बहुत बड़ी टूरिज्म के साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्री टैक्सी वालों की है। आज उनकी टैक्सियां जो हैं वो खड़ी हुई हैं, उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि इनका कॉम्पनसेटरी आप इनको क्या कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री को जहां जहां हम टैक्सेशन कर रहे हैं वो हम माफ करें एटलीस्ट। देश के कुछ 50 ऐसे डिफॉल्टर्स हैं जिनका कर्जा माफ करने की बात हुई है या फिर उनको राइट ऑफ करने की बात हुई है, और जिस तरह से मांग की जा रही है, अगर जो मजदूर वर्ग है वो कहता है कि हमारी ईएमआई भर दो, या किसानों को जो है अपनी फसलें लगानी है उसके लिए उनको बीज चाहिए, तो आपको नहीं लगता मैम जिस तरह से ये तमाम तरह के जो 50 लोग सामने आए हुए हैं, और ऐसे में जो अगर ये पैसा गरीबों को जाता तो कितना अच्छा होता? ये बिल्कुल सही बात है। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में ये प्रश्न उठाया था, तो वहां पे उन्होंने नाम देने से इनकार कर दिया था। मगर आरटीआई के जरिए ये बात सामने आई है कि 68,000 करोड़ बट्टे खाते में आरबीआई ने डाला है। तो 68,000 करोड़ से कम एक राशि, जिसको हम 65,000 करोड़ कहें, 65,000 करोड़ में हिंदुस्तान के जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनका कर्ज जो है वो माफ किया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि आज पूरा देश इस आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, क्योंकि जहां कोविड-19 का स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ा है, वहां अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत जबरदस्त असर पड़ा है। और मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छा होता, और अभी भी होगा, अगर भारत सरकार जितने हमारे किसान भाई हैं इनका कर्जा माफ कर दे। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें मैम, अभी सभी लोग अपने घरों में रह रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है और कर्फ्यू भी लगा हुआ है। ऐसे में सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप कोई सुझाव देंगे सरकार के लिए? देखिए, ये तो सीखने वाली बात है। ऐसा ही अन्य राष्ट्रों में भी हो रहा है। आप अमेरिका को अगर देखें तो अमेरिका अपने अनएम्प्लॉयड सिटीजन्स को लगभग $1,200 पर मंथ का जो है वो दे रहा है। इसी तरह से कनाडा जो है $1,000 पर पर्सन अपने नागरिकों को दे रहा है। तो जब रोजगार नहीं है, जब कमाई का कोई साधन नहीं है, जब मजदूरी नहीं है, लॉकडाउन आपने कर रखा है, तो सरकार की ये भी दायित्व बनता है कि अपने नागरिकों को, हमने पहले भी कहा, राहुल गांधी जी ने कहा, हमारी पार्टी ने कहा कि 7,500 रुपए प्रति माह
एक व्यक्ति के खाते में जरूर डाला जाए, ताकि इस समय में जबकि लोगों के पास एक्चुअली असल में भुखमरी का जो एक नौबत आ गई है, और शर्म भी बहुत सारे लोग महसूस करते हैं कि हम इस बात को कैसे सामने रखें कि आज हमारी माली या जो स्थिति जो है वो क्या हो गई है। तो ये करना चाहिए निश्चित तौर पे हर नागरिक जिसको जरूरत है, जो जरूरतमंद है। जिसको जरूरत नहीं है वो अलग बात है, जो एम्प्लॉयज हैं दूसरे हैं उनकी सैलरी प्रोटेक्टेड है, तो पर जो दूसरे लोग हैं उनके लिए जरूर 7500 रुपये प्रति माह उनके खाते में डालना चाहिए। मैम, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। अगर ऐसा ही रहा, लॉकडाउन बढ़ता ही रहा, तो जो खासकर मजदूर वर्ग है जो दिहाड़ी लगा के अपने परिवार को पालता है, तो आपको लगता है कि वो उनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है आगे? देखिए, लॉकडाउन बढ़ने का तो सीधा सीधा अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखें, वो तो डिपेंड करता है कि ये महामारी जो है ये किस तरह से आगे बढ़ती है। जो कर्व है अभी तो ऊपर ही जा रही है, फ्लैट नहीं हुई है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो इन्होंने जोन बनाए हैं, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, और 3 तारीख को जब ये सेकंड फेज खत्म होगा और थर्ड फेज लॉकडाउन का शुरू होगा तो कुछ चीज़ों में इन्होंने छूट भी दी है कि जहाँ ग्रीन जोन है वहाँ गाड़ियाँ चल सकेंगी या स्कूटर चल सकेंगे या अपनी पर्सनल गाड़ी में आप जा सकेंगे, टैक्सी यूज़ करेंगे तो एक ही आदमी जा सकेगा। धीरे धीरे छूट हो रही है, मगर इसका कोई पता नहीं है कि कौन सा ग्रीन जोन कब रेड हो जाएगा, कौन सा रेड जोन जब ग्रीन हो जाएगा। तो ये तो हालात पे डिपेंड करेगा कि कब तक ये चलेगी महामारी। जो रिपोर्ट्स हैं, जो हम कहते हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स हैं, हमारे जानकारी के मुताबिक ये अगस्त सितंबर से पहले ये खत्म होने वाला नहीं है, पूरी तरह से खत्म होने वाला नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जब राष्ट्र की सरकार को मालूम है इस बात का, तो उनको एक एग्जिट प्लान भी तैयार करना चाहिए कि अपने जो देशवासी हैं, प्रदेशवासी हैं, उनकी आमदनी को एक मिनिमम उस पर रखने के लिए वो क्या स्कीम बनाएंगे, और उनको जरूर बनानी चाहिए। और 7500 रुपये जो कम से कम एक आदमी के खाते में जो जरूरतमंद हैं उनको देने का प्रावधान करना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी पंजाब की प्रभारी डलहौजी की विधायिका आशा कुमारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से कोरोना वायरस को लेके बातें हो रही है, सरकार बातें कर रही है कि हम बेहतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से अभी तक टेस्टिंग हो रही है वो नामात्र है। अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो बीमारी का पता लगा पाना बहुत मुश्किल है, और कई सारी बातें हैं जो सरकार से सवाल खड़े किए हैं। अब देखने वाली बात यह रहती है कि सरकार आखिरकार इसमें क्या कार्रवाई करती है, ये देखना होगा। न्यूज़ 24 के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।